हाय, अब हम डिस्कस करें लेटेस्ट से बुक के 12th चैप्टर द सी प्री प्रोसेसर का कंडीशनल कंपाइलेशन। द सी प्री प्रोसेसर के अंदर अभी तक हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं मैक्रो एक्सपेंशन के ऊपर एंड फाइल इंक्लूजन के ऊपर। सी प्री प्रोसेसर की थर्ड कैटेगरी आती है, वो आती है कंडीशनल कंपाइलेशन। कंडीशनल कंपाइलेशन जैसा कि नाम में डिफाइन है कि किसी भी प्रोग्राम के कंपाइलेशन को कंट्रोल करना ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन। डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस के ऊपर आपका कंपाइलर डिफरेंट डिफरेंट कोड ऑफ ब्लॉक को कंपाइल करता है, उसका बिहेवियर अलग अलग दिखा सकता है। तो क्या कहते हैं, डायरेक्टिव कंट्रोल कंडीशनल कंपाइलेशन ऑफ प्रोग्राम। डायरेक्टिव क्या होती है, सी प्री प्रोसेसर्स को डायरेक्टिव्स भी बोलते हैं। दे डिलिमिट ब्लॉक्स ऑफ प्रोग्राम टैग दैट आर कंपाइल्ड ओनली इफ ए स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू। जिस तरीके से हम इफ एल्स का यूज करते हैं, इफ कंडीशन का ब्लॉक जब रन एग्जीक्यूट होता है जब अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो, अदरवाइज उस पूरे ब्लॉक से बाहर निकल जाता है। उसी तरीके से यहाँ पे भी होता है, कंडीशनल कंपाइलेशन के अंदर कंडीशन ट्रू है तो ही वो चीज काम करेगी, अदरवाइज काम नहीं करेगी। दीज डायरेक्टिव्स कैन बी नेस्टेड, जैसे इफ एल्स को हम नेस्टेड कर सकते हैं, नेस्टेड इफ एल्स होते हैं, नेस्टेड इफ होती है। उसी तरीके से जो कंडीशनल कंपाइलेशन की डायरेक्टिव होती है वो भी नेस्टेड हो सकती है। द कोड विद इन द ब्लॉक इज आर्बिट्रेरी एंड वे कंसिस्ट ऑफ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। जो कोड होगा वो कोड आपको बिहेवियर कर सकता है कि कंसिस्टेंट भी बिहेवियर दे सकता है, आर्बिट्रेरी बिहेवियर भी दे सकता है। डिपेंड करता है आपकी कंडीशंस के ऊपर, कंडीशंस किस तरीके से चल रही है। अब कंडीशनल कंपाइलेशन की जो हमारे पास में डायरेक्टिव्स हैं या प्री प्रोसेसर्स जो हैं, उनको हमने डिवाइड करा हुआ तीन पार्ट के अंदर। एक तो बिगिनिंग के लिए होती है, एक ऑप्शनल होती है और एंडिंग होती है। बिगिनिंग का मतलब सबसे पहले जब हम नेस्टेड इफ एल्स की बात करते हैं, नॉर्मल इफ एल्स की बात करते हैं, सबसे पहले कंडीशन में क्या लिखते हैं, इफ। उसके बाद ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस लिखते हैं। उसके बाद में एल्स लिखते हैं। अब हो सकता है कि हम एल्स कभी लिखें, हो सकता है कि एल्स कभी ना लिखें। तो जो चीज कभी लिखी जा सकती है कभी नहीं लिखी जा सकती, उसको बोलते हैं ऑप्शनल। और बिगिनिंग का मतलब इफ से स्टार्ट करेंगे तो इफ की जो कंडीशन आ जाएगी उसके बाद ओपनिंग पैरेंथेसिस भी होगा, क्लोजिंग पैरेंथेसिस भी होगा। जो क्लोजिंग पैरेंथेसिस है वो तो हो गया एंड इफ, और ओपनिंग जो हो गया हैश इफ डेफ, हैश इफ एंड डेफ, एल्स एल्स इफ। ये जो है एल्स और ई लिफ ये दोनों सेम है। ये तो हो गया नॉर्मल इफ एल्स वाला एल्स, और ये हो गया इफ एल्स इफ वाला एल्स इफ। इफ एंड डेफ जस्ट रिवर्स काम करता है इफ डेफिनेशन का, मतलब कि इसका ये कॉम्प्लीमेंट आता है कि अगर ये ट्रू कंडीशन ट्रू होने के ऊपर काम करता है तो ये कंडीशन तो ट्रू होने पर काम करता है, लेकिन कंडीशन इसकी अलग हो जाती है। ओके, तो इस तरीके से हमने कंडीशनल कंपाइलेशन को तीन पार्ट में डिवाइड कर रखा, बिगिनिंग, ऑप्शनल एंड एंडिंग। अब इन हर एक चीज को हम स्टडी कर लेते हैं अलग से, क्या होता है क्या नहीं होता। कंडीशनल कंपाइलेशन के जो भी प्रीपोजिशन होते हैं लिखने के तरीके, ये देखिए लिखा हुआ है हैश इफ डेफ मैक्रोनेम स्टेटमेंट 1 2 3 एंड इफ। ये प्री प्रोसेसर आ गया, ये कंडीशन चेक कर रहा मैक्रोनेम की, ये पर्टिकुलर मैक्रोनेम डिफाइंड है कि नहीं। अगर डिफाइंड होगा तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट आपके कंपाइल होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। दूसरी कंडीशन ये भी आती है कि कंडीशनल कंपाइलेशन को यूज कैसे करते हो। जैसे कि आप मान लीजिए कि आजकल मोबाइल ऐप्स आ रही है, एंड्रॉइड एप्लीकेशन आती है, आईओएस एप्लीकेशन आते हैं। तो जब कोड प्रोग्रामर्स कोड लिखते हैं तो एंड्रॉइड के लिए अलग से लिखते हैं, एप्पल के लिए अलग से लिखते हैं, विंडोज के लिए अलग से लिखते हैं। उसी तरीके से अगर आपको सी लैंग्वेज के अंदर अपने पर्टिकुलर कोड को डिफाइन करना है कि ये पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डिफाइन है, इंटेल के लिए करना है, विंडोज के लिए करना है या किसी अलग के लिए करना है, मतलब आपको जिस तरीके स्विच केस आपको जो काम करता है उसी तरीके से स्विच केस का काम करवाने के लिए आप इफ डेफिनेशन का यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमें दिखा हुआ है इफ डेफ इंटेल की इंटेल नंबर मैक्रो अगर ये डिफाइंड है तो ये बता दे देगा। अगर इंटेल है तो मतलब इंटेल की मशीन है तो सुटेबल फॉर रन ऑन इंटेल पीसी लिख दिया जाएगा, अदरवाइज ये होगा और एंड इफ हो जाएगा। उसके बाद में जैसे इफ एल्स का ब्लॉक से बाहर निकलने के बाद जो नॉर्मल आपका कोड होता है वो लिख दिया जाता है, उसी तरीके से ये भी कोड है। अब सबसे पहले आता है हमारे पास हैश इफ डायरेक्टरी। हैश इफ का यूज कैसे करते हैं, सिंपल सा है। हैश इफ जैसे इफ लिखते हैं उसी तरीके से हैश लिख देंगे। इफ हमारा एक कंडीशन हो गई, यहाँ पे कांस्टेंट एक्सप्रेशन कंडीशंस को चेक करने के लिए होगा। अब यहाँ पे हो सकता है कि आपके पास में बुलियन हो, ट्रू फॉल्स कंडीशंस भी हो सकता है कोई मैक्रो डिफाइन है कि नहीं है, उस तरह की कंडीशंस हो। इससे तो क्या होता है, ये अगर इसका सिंटैक्स लिखेगा दिस डायरेक्टिव चेक वेदर द कांस्टेंट एक्सप्रेशन इज ट्रू। अगर इसकी वैल्यू ट्रू है या नॉन जीरो वैल्यू है
तो इसके बाद में जो भी स्टेटमेंट्स होंगे वो कंपाइल हो जाएंगे, अदरवाइज कंपाइल नहीं होंगे। द ऑपरेंड मस्ट बी ए कांस्टेंट इंटीजर एक्सप्रेशन दैट डज नॉट कंटेन एनी इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, साइज ऑफ पॉइंटर, एड्रेस एंड कास्ट ऑपरेटर। ये जो कांस्टेंट एक्सप्रेशन होगा, हो सकता है इसके अंदर हम कोई नॉर्मल वेरिएबल लिख दें, ए लिख दिया, उस ए की वैल्यू पर्टिकुलर ना तो इंक्रीमेंट टाइप होना चाहिए ना डिक्रीमेंट टाइप में होना चाहिए, इसकी पर्टिकुलर इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए जो ये डिफाइन करेगी ट्रू है या फॉल्स है। अगर नॉन जीरो वैल्यू होगी तो ट्रू होगी, अगर जीरो होगी तो वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। आइडेंटिफायर इन द कांस्टेंट एक्सप्रेशन आइदर आर और आर नॉट मैक्रो नेम, कि जो कांस्टेंट एक्सप्रेशन है इसके अंदर आइडेंटिफायर्स का जो यूज करेंगे वो हो सकता है कोई मैक्रो हो सकता है कि मैक्रो ना हो सकता है कि नॉर्मल वेरिएबल हो। इसके बाद में आता है हैश इफ डेफ डायरेक्टिव। इसके अंदर इफ डिफाइंड है आइडेंटिफायर, अगर आपने डिफाइन कर रखा तो चेक करेगा। द डायरेक्टिव चेक वेदर द आइडेंटिफायर इज करंटली डिफाइंड और नॉट, मतलब कि आप यहाँ पे कोई मैक्रो का यूज नाम लिख दिया तो चेक करेगा क्या वो मैक्रो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। अगर एग्जिस्ट करता है तो आगे के कोड कंपाइल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। आइडेंटिफायर कैन बी डिफाइंड बाय ए हैश डिफाइन। हैश डिफाइन किसको डिफाइन करता है? मैक्रो को। डायरेक्टिव और ऑन द कमांड लाइन के थ्रू भी आप इसको डिफाइन कर सकते हो। इसके बाद में आता है हमारे पास में हैश इफ एंड डिफ। ये बिल्कुल जस्ट रिवर्स काम करता है जैसे कि इफ वाला कंडीशन जो होता है, इफ डेफ वाला। द डायरेक्टिव चेक वेदर द आइडेंटिफायर इज नॉट करंटली डिफाइंड। यहाँ पे जो भी मैक्रो का नाम होगा या जो भी वैल्यू आएगी अगर वो डिफाइंड नहीं है तो ये पर्टिकुलर कोड ऑफ ब्लॉक कंपाइल हो जाएगा, अदरवाइज कंपाइल नहीं होगा। ये होता है हैश इफ एंड डेफ। इफ नॉट डिफाइंड, इफ डेफ का मतलब होता है इफ डिफाइंड, इफ एंड डिफ का मतलब होता है इफ नॉट डिफाइंड। इस तरीके से इफ एंड डिफ काम करती है। उसके बाद में आता है हमारे पास में एल्स डायरेक्टिव। जैसे इफ एल्स के अंदर आप काम में लेते हैं तो सबसे पहले इफ लिखते हैं, जब तक आप इफ नहीं लिखोगे तो एल्स को नहीं लिख सकते। उसी तरीके से एल्स डायरेक्टिव प्री प्रोसेसर के अंदर भी सेम कंडीशन फॉलो होती है। अगर आपने इफ हैश इफ नहीं लिखा हुआ है या हैश इफ एंड डिफ नहीं लिखा हुआ है, एल्स से पहले कोई और अदर इफ वाली कंडीशन नहीं लिखी हुई है तो एल्स वाला कंडीशन चेक ही नहीं होगा, वो आपको एरर दे देगा। दिस डायरेक्टिव डिलिमिट अल्टरनेटिव सोर्स टेक्स्ट टू बी कंपाइल्ड if the condition tested for in the corresponding has if def, if and def, इनके अंदर अगर कंडीशन फॉल्स है तो एल्स के ऊपर जाएगा, अदरवाइज एल्स पे नहीं जाएगा। और ये हैज एल्स ये एक ऑप्शनल डायरेक्टिव है, हो सकता है कि इसको आप लिखो या नहीं लिखो, लेकिन हैश एल्स अगर आपने लिखा है तो उससे पहले या तो हैश इफ होना चाहिए या हैश इफ डेफ होना चाहिए या फिर हैश इफ एंड डेफ होना चाहिए, अदरवाइज आपका प्रोग्राम एरर दे देगा। उसके बाद आता है एस ई लिफ। जिस तरीके से हमारा इफ होता है, एल्स होता है, एल्स इफ होता है, उसी तरीके से ई लिफ को बोलते हैं हम एल्स लिफ। एल्स इफ डायरेक्टिव, अगर कंडीशन को एल्स मतलब कि दूसरी कंडीशन में और कंडीशन का चेक भी हो गया, ये हो गया। इसको अगर स्टडी करेंगे या इसको बोलेंगे नॉर्मल इफ एल्स की लैंग्वेज के अंदर तो पढ़ेंगे कैसे। इफ ये है प्री प्रोसेसर, एल्स इफ ये कांस्टेंट आ गया, इफ की कंडीशन जो हमारी पहले थी वो एक कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी कि डायरेक्टिव परफॉर्म ए टास्क सिमिलर टू द कंबाइंड यूज ऑफ एल्स इफ स्टेटमेंट इन सी। The directive delimit alternative source lines to be compared if the constant expression is in the corresponding hash if def, if and def और another else if। हो सकता है कि एक और इस else if से पहले एक और else if हो, तो अगर ये सारी सारी फॉल्स होंगी इससे पहले कंडीशन तब जाकर के ये वाली कंडीशन कंपाइल होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो elif या else if भी ऑप्शनल डायरेक्टिव होती है। उसके बाद होता है हैश एंड इफ डायरेक्टिव। हैश एंड इफ क्या होती है, जब भी आप इफ डिफाइन करोगे तो उसका ओपनिंग ब्रैकेट होता है, क्लोजिंग ब्रैकेट होता है। तो ओपनिंग ब्रैकेट होने के बाद क्लोजिंग जरूर होना चाहिए। तो उसी तरीके से जब सी प्री प्रोसेसर की बात करते हैं तो अगर आपने हैश इफ डिफाइन कर रखा है, हैश इफ एंड डिफ डिफाइन कर रखा है या हैश इफ डीएफ डिफाइन कर रखा है तो उसको एंड इफ भी होना जरूरी है। अगर एंड इफ नहीं लिखा है तो आपका प्रोग्राम एरर दे देगा। जस्ट लाइक इफ एल्स के अकॉर्डिंग है कि पर्टिकुलर कोड ऑफ ब्लॉक को क्लोज होना चाहिए। अभी डिफाइन कर दे दिस डायरेक्टिव एंड्स द स्कोप ऑफ हैश इफ एंड इफ एल्स एल्स इफ, इन सब का स्कोप खत्म कर देती है। उसके बाद में जो लाइन होगी वो नॉर्मल तरीके से आपका कंपाइल होगा। जैसे इफ अगर ये ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, अदरवाइज एल्स इफ ये ट्रू होगा तो ये कंडीशंस होंगे, इसके बाद होंगे एंड इफ, इसके बाद जो भी कोड लिखा होगा उसका कंपाइलेशन
प्री प्रोसेसर से कोई लेना देना नहीं है, कि कंडीशनल कंपाइलेशन का पार्ट नहीं होगा, वो कॉमन हो जाएगा पूरे प्रोग्राम के लिए। जैसे एक तो ये हो गया हमारे पास में, दूसरा ये गया इफ ट्रू है, अगर एल्स है तो ये हो जाएगा इफ, अगर फॉल्स है तो ये एंड इफ हो जाएगा। ये हैश इफ करा, ये एल्स हो गया, एल्स के अंदर आपने वापस से चेक कर लिया कि ये इफ है तो ये एंड इफ होगा, ये एंड इफ हो गया तो ये एल्स था तो ये वाला इसका एंड इफ हो गया। तो डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके से कहाँ पे इसको यूज कर रखा है। तो ये हमने स्टडी कर लिया सारे के सारे प्री प्रोसेसर कंडीशनल कंपाइलेशन की, किसी भी प्रोग्राम का कंडीशनल कंपाइलेशन हम किस तरीके से कर सकते हैं। आने वाले वीडियो के अंदर हम इन सारे प्रोसेसर या सी प्री प्रोसेसर को किस तरीके से यूज करते हैं वो सब भी चेक करेंगे, और जो प्री प्रोसेसर कंडीशनल कंपाइलेशन के अंदर यूज नहीं हुआ है, या मैक्रो एक्सपेंशन के अंदर यूज नहीं हुआ है, या फाइल इंक्लूजन के अंदर यूज नहीं हुआ है, उन सभी को स्टडी करने के लिए हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा, जिनको कि अंदर हमने मिसलेनियस कैटेगरी के अंदर डाल रखा है, कि जो भी सब जो इन तीनों के अंदर नहीं आया वो सारा मिसलेनियस कैटेगरी के अंदर चला जाएगा। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट रहेंगे, नई नई सीरीज के साथ में आप अवगत होते रहेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।